खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में दो धुर विरोधियों ने बढ़ाया भाजपा का ब्लड प्रेशर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात के चर्चे। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस इनेलो की जुगलबंदी की आ रही खबर। दोनों धुर विरोधियों की मुलाकात बीजेपी के लिए खड़ी कर सकती है मुसीबत। चौटाला बोले, बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस से भी हाथ मिलाने से नहीं करेंगे परहेज। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर साधी चुप्पी। इधर ओपी चौटाला के पोते और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के बयान, यदि इनेलो मिलाती है कांग्रेस से हाथ तो यह होगा चौधरी देवीलाल की नीतियों का अपमान। बिहार की राजनीति में बड़ा दिन। अमित शाह मिशन 24 के लिए बिहार दौरे पर। 25 फरवरी को पटना में अमित शाह तो पूर्णिया में गरजेंगे नीतीश कुमार। शाह पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर बापू सभागार में देंगे संबोधन। किसान मजदूर समागम के बहाने भाजपा सवर्ण वोटरों को करेगी साधने की कोशिश। साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे अमित शाह। दरअसल भाजपा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट छीनना चाहती जेडीयू से। इधर नीतीश कुमार 25 फरवरी को करेंगे सीमांचल में सभाएं। मुख्यमंत्री नीतीश पूर्णिया में करेंगे महागठबंधन की महारैली। नीतीश का महारैली से अल्पसंख्यकों को साधने का होगा प्रयास। दरअसल 4 महीने पहले अमित शाह अल्पसंख्यकों को साधने आए थे। पूर्णिया और सीमांचल में अमित शाह ने की थी ध्रुवीकरण की बड़ी पहल। छह साल पार्टी दफ्तर और शिवपाल। 6 साल में हुई शिवपाल यादव की पार्टी दफ्तर में वापसी। 2017 के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव। मौका था सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने का। लंबे समय से सपा समर्थक कर रहे थे शिवपाल का दफ्तर में इंतजार। शिवपाल के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने लगाए जोरदार नारे। अखिलेश के करीबी जो साधते थे शिवपाल पर निशाना, वो भी दिखे नजरें झुकाए। और 6 साल बाद सपा दफ्तर में फिर से नजर आए शिवपाल यादव का जलवा। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। परमेश्वरन नायर की जगह लेंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। परमेश्वरन नायर को वर्ल्ड बैंक में मिली बड़ी जिम्मेदारी। परमेश्वरन नायर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। परमेश्वरन नायर को 3 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक मुख्यालय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पहले कर्नाटक चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की थी अटकलें, लेकिन अब पॉलिटिकल गलियारों में फिर फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है। मंत्रियों के प्रदर्शन और सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक जरूरतों के कारण बदलाव की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में केवल एक बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया है, जबकि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 3 बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में नगर निगम चुनाव नतीजों का असर भी फेरबदल में दिख सकता है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं। अदिति, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। क्या अपडेट है, क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए सचिन, इसमें ना 4 बड़ी बातें हैं। पहला कि कुछ समय पहले भी इन बदलाव की बातें हुई थी, यहाँ तक कि देर रात तक राजनाथ सिंह के आवास पर, जेपी नड्डा के आवास पर, अमित शाह से लेकर जो सीनियर जो 5 का कोर ग्रुप का है वो बैठक दी थी और इसको फेरबदल से लेकर ही जोड़कर देखा जा रहा था। बैठक अलग स्तर पे हुई। दरअसल अब देखिए, अभी ये माना जा रहा है वापस से एक बार अटकलें तेज हुई हैं कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर फेरबदल हो सकता है। हालांकि बीच में ये बात निकल कर आई थी कि अब फेरबदल बजट के बाद होगा और बाद भी कर्नाटक चुनाव के बाद होगा। देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके राजनीतिक जरूरतें, परफॉर्मेंस बेसिस और जाति समीकरण के हिसाब से ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले, यानी कि अप्रैल के आसपास ये बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर ये बदलाव जल्दी होता है तो कर्नाटक में अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है तो उसके चलते ये पहले होने की संभावनाएं लग रही हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के जुलाई में 2021 में केवल एक बार अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल किया, और जबकि अपने जो पहले कार्यकाल में उन्होंने 3 बार किया। और ये भी एक वजह है कि माना जा रहा है कि क्योंकि एक ही बार फेरबदल हुआ है तो एक बार और होना है 2024 से पहले। अब देखिए, इसमें 3 तरह के एनालिसिस चल रहे हैं। पहला, परफॉर्मेंस के बेसिस पे छुट्टी होना। दूसरा कि जो ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर गहलोत को झटका लगा है। एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर फ्री स्कीम्स न चलाए स्टेट। निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया है। राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। इससे एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू करने वाले गहलोत के लिए झटका माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है।